तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किस तरीके से आप निकालेंगे। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है कि दिया जाए, और जब भी वो दिया जाएगा, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा, है ना। तो वेक्टर फंक्शन कैसा दिखाई देता है? अगर आप वेक्टर फंक्शन की बात करेंगे, वेक्टर फंक्शन कैसा दिखाई देता है, तो वेक्टर फंक्शन विल बी समथिंग लाइक, ठीक है, कि आपके पास में वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा, यू विल बी हैविंग वेलोसिटी x कंपोनेंट जैसे 3x स्क्वायर प्लस y, ठीक है, या y स्क्वायर y क्यूब, z की टर्म आ सकती है, साथ में t की टर्म आ सकती है, i कैप प्लस ऑन, है ना, j कैप k कैप वाली टर्म होगी। तो यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर में जो i के साथ में जो एक टर्म है, इसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, है ना, x डायरेक्शन की वेलोसिटी। ऐसे ही j वाला जो कंपोनेंट होगा वो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है, वैसे ही k वाला जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी इन z डायरेक्शन है ना। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाले थे, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि एक्सेलरेशन जब भी आप निकालोगे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, पहले आपको x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर y का निकालना पड़ेगा, फिर z का निकालना पड़ेगा। अगर आप ax निकालते हो तो ax कैसे निकलता है? हाउ यू कैलकुलेट ax? x कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किस स्पीड को, जो x डायरेक्शन वाली है, तो du डिवाइडेड बाय dt। x डायरेक्शन वाली स्पीड को u कहते हैं, ठीक है, हमने u सिंबल दिया था, ui k प्लस vj k प्लस wk k, है ना। तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पर अगर आपका कभी भी मैथ्स ये कहती है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाता है, अगर मल्टीपल वेरिएबल में है तो आप पार्शियल डेरिवेटिव का सहारा लेते हैं, जिसमें एक एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में या फिर एक एक जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे, बाकी को कांस्टेंट करते जाएंगे और उसके बाद में कंप्लीट टर्म आ जाएगी। तो कैसे आती थी इसके अंदर? ये आता था u del u बाय del x, ठीक है। आपने del x बाय del t वाली टर्म, मतलब बेसिकली आपने x के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dx लगाया, मैंने आपको ओपन करके बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, u v हो जाएगा एंड दिस विल बी del u बाय del y प्लस w del u बाय del z प्लस del u बाय del t। तो ये जो तीन टर्म है स्टार्टिंग वाली, ये तीन टर्म क्या कहलाती है? These are called the convective acceleration। तो convective acceleration किस डायरेक्शन का? सिर्फ x डायरेक्शन का, है ना। अगर आपको टोटल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन पूछे तो x में भी निकालेंगे, y में भी निकालेंगे, z में भी निकालेंगे, फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस कैसे लेते हैं? अंडर रूट करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर del u बाय del t, मतलब स्क्वायर करेंगे पहले, ऐड करेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे, तो आपको मॉड्यूलस मिलता है ना। del u बाय del t वाली जो टर्म है ये लोकल कहलाती है ना, इसको कहते हैं लोकल एक्सेलरेशन, है ना। ये कन्वेक्टिव कहलाता है, ये लोकल एक्सेलरेशन कहलाता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये पूरा डिस्कशन किया था, है ना। अभी आगे चलते हैं। कुछ हेडिंग डाली थी क्या अपने लास्ट क्लास में? कुछ हेडिंग डाली हुई है क्या ऑलरेडी लास्ट क्लास के लिए? लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक एग्जैक्टली क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था हमने। लोकल एक्सेलरेशन के बाद शायद बात नहीं करी है ना, ठीक है। लोकल एक्सेलरेशन, इससे पहले हमने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन भी डिराइव की थी, याद है क्या आपको? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या इक्वेशन थी वो? व्हाट वाज द कंटिन्यूटी इक्वेशन? डेल बाय डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। फिर यहां पर मैंने आपको बताया था अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो डेंसिटी का डिफरेंशियल किसके साथ? टाइम के साथ में, ये 0 हो जाएगा। और अगर आपका फिर डेंसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब फ्लूइड कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है, तो डेंसिटी फिर बाहर आ जाएगी। ये तो ऑलरेडी 0 हो गई स्टडी होने के कारण, फिर डेंसिटी बाहर आ गया और डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में रिजल्ट आ जाता है del u by del x plus del v by del y plus del w by del z is equal to 0। तो 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन आपकी बन गई। इसके अलावा एक और कंटिन्यूटी इक्वेशन बताई थी मैंने कि q बराबर a1 v1 is equal to a2 v2, है ना। अगर आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल है ना, और आपको एक ही डायरेक्शन में अगर आपको देखना है तो आप a1 v1 बराबर a2 v2 लगा दो। अगर आपको 3D में चेक करना है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी? मास फ्लो रेट को बराबर करते हैं। बेसिकली कंसेप्ट यही होता है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, बेसिक कंसेप्ट तो वो है। अलग बात ये होती है कि जब आप ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 लगाते हो, ये कब लगाते हैं? जब आपकी डेंसिटीज डिफरेंट होती है, अलग अलग सेक्शन में डेंसिटीज अगर वेरी कर रही है तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर डेंसिटी
डेंसिटी वेरी ना करें, यानी कि कांस्टेंट हो, यानी कि फ्लूइड फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो, तो डेंसिटी से डेंसिटी कांस्टेंट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन आपकी ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका भी डेरिवेशन किया था। मैंने आपको टर्म समझाई थी कि इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस टर्म कॉल्ड, क्या कहलाता है? दिस इज द मास फ्लो रेट। जनरली गैस के लिए हम लोग इस तरीके से फ्लो को मेजर करते हैं, लिक्विड वगैरह के लिए सीधा सीधा हम डिस्चार्ज रेट निकालते हैं। ठीक है, और रो मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वी, ये जो टर्म होती है इसको मास फ्लो रेट कहते हैं ना। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था, नोट करना जरा, हेडिंग डालो, द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड द स्ट्रीम फंक्शन। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड द स्ट्रीम फंक्शन। द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड द स्ट्रीम फंक्शन। देखो, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन ये कैसे फंक्शन है, ये मेरे क्लास की स्टार्टिंग में बताया था आपको। ये स्केलर फंक्शन है, यानी कि आपको कभी भी ये वेक्टर फॉर्म में देखने को नहीं मिलेंगे कि फाई वेक्टर लिखा हो या साई वेक्टर लिखा हो, इस तरीके से आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, है ना। दीज आर द स्केलर फंक्शन। तो नोट करो, दीज आर द स्केलर फंक्शंस, है ना। बोथ ऑफ दीज आर द स्केलर फंक्शन, ये दोनों स्केलर फंक्शन है। मेरे हिसाब से आप कंफर्टेबल है कि वेक्टर फंक्शन किसको कहते हैं, स्केलर फंक्शन किसको कहते हैं। तो वेलोसिटी एक वेक्टर फंक्शन था, है ना, एक्सेलरेशन एक वेक्टर फंक्शन था, और ये कैसे हैं, ये स्केलर फंक्शन है। स्केलर फंक्शन में आई केप, जे केप, के केप वेक्टर्स आपको नजर नहीं आएंगे, है ना। तो जब भी आप पढ़ोगे तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल वेक्टर नजर नहीं आएगा, आपको स्ट्रीम फंक्शन का कोई वेक्टर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन से, शुरुआत कहां से हुई, है ना। तो नोट करेंगे आप, नोट करने से पहले समझ भी लो आप, है ना। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं? वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए सिंबल यूज किया जाता है फाई, है ना। सिंबल यूज करेंगे फाई फॉर द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन के लिए जो सिंबल यूज किया जाएगा वो फाई होगा। और वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यहां पर डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, देखो डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन कहां से स्टार्ट होगी उस पर ध्यान देना जरा, कि एक ऐसा स्केलर फंक्शन बनाया गया जिसको नाम दिया गया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं? एक ऐसा स्केलर फंक्शन बनाया गया जिसको नाम दिया वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और उसकी खास बात क्या है कि जब उसको किसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या देता है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है ना। उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है, तो ये क्या कहलाता है, ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। यस और नो? नेगेटिव साइन के साथ, है ना, नेगेटिव साइन के साथ में उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है, तो ये वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है। सबको पता है कि अगर आपने डिफरेंशिएट किया, जैसे अगर आपने इस फंक्शन को डेल फाई बाय डेल एक्स किया तो आपको u मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप विद डायरेक्शन ये देखना चाहे तो विद नेगेटिव साइन, ठीक है, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको वेलोसिटी दे देगा। किस डायरेक्शन की वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन की। कि एक ऐसा फंक्शन बनाया गया, ये एक स्केलर फंक्शन है, कि अगर उस स्केलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग तो आपको उसी डायरेक्शन की स्पीड दे देगा, ठीक है, वेलोसिटी दे देगा। तो ध्यान देना, अगर u की जगह हम v निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल वाई। अगर v की जगह w निकालना चाहे तो माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल z कर देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया गया कि जब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग तो वो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है ना। चलो नोट करो, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है ना, हेडिंग डाल लेना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन। velocity potential function, it is defined as the scalar function, it is defined as the scalar function such that the negative derivative with respect to any given direction, the negative derivative with respect to any given direction, negative derivative with respect to any given direction gives the fluid velocity in that direction, gives the fluid velocity in that direction,
gives the fluid velocity in that direction. डेफिनेशन मेरे हिसाब से क्लियर है। और इसको सिंबल क्या दिया है, इट इज डिनोटेड बाय फाई, लिख लो, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। इक्वेशंस लिख लो अब ये वाली, u, v और w की इक्वेशंस लिख लो। ये जब हम x, y, z पे काम करते हैं तो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है ये? इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशंस ये है, नोट करो। इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द इक्वेशंस आर दीज, है ना, दीज आर द इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लिख लो। और किसी को पता है अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, है ना, तो उसमें कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है? जैसे सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम यूज करें तो पोलर में बेसिकली आप लोग बेसिकली थीटा और आर में लेकर के चलते हो कि आर डिस्टेंस पर गए, आर डिस्टेंस पर जाकर के यहाँ पर थीटा लिया। तो यदि आप एक्स वाई प्लेन में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपका ओरिजिन से जो भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट के ओरिजिन से एक फिक्स डिस्टेंस होगी, एक फिक्स एंगल होगा, तो इसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो इक्वेशन ये है, नोट कर लो। और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चले तो वहां पे आपके वेरिएबल्स क्या क्या है, बताना जरा, वेरिएबल क्या क्या है। जैसे पॉइंट यहाँ है तो बताओ वेरिएबल क्या क्या है हमारे पास। एक तो है ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि आर, और एक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल। तो यहाँ आर और थीटा वेरिएबल चलेंगे, यहाँ वेरिएबल थे एक्स, वाई और जेड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ इक्वेशंस कैसे दी जाती है ना, तो नोट कर लो, यू आर, जैसे आपने यहाँ बोला था कि जिस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करोगे उस डायरेक्शन की ये क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो किसी पॉइंट पर, जैसे पॉइंट यहाँ है, ये ओरिजिन है, इसको आपने यहाँ से कनेक्ट करवाया, तो इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे देगा। और थीटा कैसे वेरी कर रहा है? थीटा वेरी करता है ऐसे, टेंजेंशियली वेरी करता है ऐसे, ऐसे वेरी कर रहा है थीटा। अगर आर को फिक्स कर दो तो थीटा कैसे वेरी करेगा? देखो आर को फिक्स कर दे तो सर्किल पर ट्रेवल करेगा, यानी कि थीटा वेरी जब होगा तो वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन वाली आएगी, ये वाली। तो इसको कह देंगे वी थीटा, इसको कह देंगे वी आर। बात समझ में आ गई? नोट कर लो, डायग्राम बना लो एक, ठीक है, कि अगर आपने कोई एक रैंडम पॉइंट लिया तो उसमें वी आर का मतलब क्या है और वी थीटा का मतलब क्या है। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, यू आर इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल आर, एक तो इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन है यू थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल फाई बाय डेल थीटा। नोट कर लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत पड़ेगी बस। जैसे एक्स डायरेक्शन में डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ कोई डिफरेंट टर्म नहीं आई, यहाँ तो आया डेल फाई बाय डेल आर, सिर्फ कन्वर्जन की वजह से आता है। डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आप कन्वर्जन करते हो तो इक्वेशंस में चेंजेस आ जाते हैं, है ना, तो इस वजह से आता है। आप डायरेक्टली याद रखो, थोड़ी सी मैथ्स इसके पीछे बस, ठीक है। तो यू आर और यू थीटा कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशंस है, इनको डेफिनेशंस को एज इट इज याद करो। क्लियर है क्या बात सारी? नोट करना जरा। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन आपकी ये है कि अगर आप रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियल डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल फंक्शन को अगर रेडियल डायरेक्शन में डिफरेंशिएट कर दें तो वो रेडियल डायरेक्शन की वेलोसिटी दे देता है। और अगर आप एंगुलर वेलोसिटी चाहते हैं, है ना, एंगुलर वेलोसिटी चाहते हैं, यू थीटा यदि आप चाहते हैं तो 1 अपॉन आर डेल फाई बाय डेल थीटा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स समझो, पहले तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन में वेरिएबल थे, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या थे, आर और थीटा थे, ठीक है। नोट करो आगे। नेक्स्ट है, देखो कभी भी फ्लूइड फ्लो जब होता है तो वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। कोई भी रैंडम फंक्शन बना दोगे तो जरूरी थोड़ी ना कि उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्लूइड फ्लो हो रहा हो। मानते हो नहीं मानते हो बात? जैसे मैंने कोई भी फंक्शन कल आपको दे दिया था, वेलोसिटी वेक्टर बता दिया, तो जरूरी नहीं कि ये नेचर में एग्जिस्ट करे। आपने मैथ से तो लिख दी ऐसे करके, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्लूइड फ्लो हो। तो फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हम लोग चेक क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो नोट करो, इफ द फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल, इफ द फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाली लाइन। कई सारे कंसेप्ट बनेंगे इस लाइन से, है ना। तो इफ द फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल, मैथ्स तो लिख दोगे आप हमेशा, मैथ्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नेचर में वो फ्लूइड फ्लो होगा या नहीं होगा वो किस बात पर निर्भर करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इफ द फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल देन इट मस्ट satisfy, then it must satisfy the continuity equation.
If the fluid flow is possible, then it must satisfy the continuity equation. अगर fluid flow possible है तो continuity equation definitely satisfy होनी चाहिए. बात आ रही है क्या समझ में? तो continuity equation क्या है? continuity equation कौन सी equation को आप satisfy करवाओगे? जो आपकी फाइनली 3D में equation बनी थी, याद है आप लोगों को? जो फाइनल equation बनी थी del u by del x plus del v by del y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0. उसमें क्या कंडीशन मान करके चलते हैं जब ये इक्वेशन आती है तब? स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, तो नोट करो, फॉर एनी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंडीशन, फॉर एनी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंडीशन द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज. ये डायग्राम बना लिए होंगे आपने, है ना? आपके नोट्स वगैरह में भी नहीं मिलती बहुत सारी चीजें, तो मैं बोलता हूँ जो बोर्ड पर है वो तो आपको सब कुछ लिखना है ना? चलो, तो फॉर एनी स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो कंडीशन द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज डेल u बाय डेल x. देखो साथ में, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y प्लस डेल w बाय डेल z इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में अगर हम इसकी डेफिनेशन डाल दे तो डेल बाय डेल x, u की जगह क्या पुट कर सकते हैं? u की जगह माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल x, तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल x. सिमिलरली द अदर टर्म्स डेल बाय डेल y माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल z ऑफ माइनस ऑफ डेल फाई बाय डेल z इज इक्वल टू 0. देखो ध्यान देना, डिफरेंशिएशन से बाहर हमेशा कांस्टेंट निकल जाते हैं ना, माइनस निकल जाएगा. कहीं माइनस क्या है? -1, तो -1 इज ए कांस्टेंट, बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये इक्वेशन जो माइनस निकलेगा तीनों टर्म्स में उससे डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो रिजल्ट फाइनली क्या आता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये डबल डेरिवेटिव है? तो दिस इज डेल स्क्वायर फाई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इस तरीके से दिखने वाली इक्वेशन को कहते क्या है? इनको कहते हैं लैप्लास इक्वेशन. लिखते कैसे हैं इसको शॉर्ट में? नेबुला ऑपरेटर होता है, नेबुला ऑपरेटर. ये उल्टा ट्रायंगल, जनरली वर्टेक्स ऊपर बनाते हैं हम ट्रायंगल बनाते समय, ये उल्टा ट्रायंगल जो है नेबुला स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है. तो क्या समझे आप कि अगर कोई पोटेंशियल फंक्शन आपको दिया हुआ है तो वो वाकई में एक पोटेंशियल फंक्शन है या सिर्फ एक मैथमेटिकल इक्वेशन है? तो वो पता कैसे चलेगा? मतलब वाकई में फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस पोटेंशियल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग या नहीं हो रहा है? तो आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ पोटेंशियल फंक्शन, अगर वो पोटेंशियल फंक्शन लैप्लास इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. अगर पोटेंशियल फंक्शन फाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब फ्लूइड फ्लो वहां पर हो रहा है, उस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग फ्लूइड फ्लो वहां पर होगा. बात समझ में आ गई? नोट कर लो. दिस मीन्स if the given potential function satisfies the Laplace equation, this means if the given potential function satisfies the Laplace equation, then the fluid flow is possible. पॉसिबल बोल दो, एग्जिस्ट बोल दो कि फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट करता है इस गिवन पोटेंशियल फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग, इस गिवन मैथमेटिकल इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग फ्लूइड फ्लो वहां पर एग्जिस्ट करता है. बात समझ आ गया? द फ्लो एग्जिस्ट, व्हाट इज द कंडीशन? ये है मेन इक्वेशन. तो हमेशा जब भी फ्लूइड फ्लो पॉसिबल होगा या फ्लूइड फ्लो एग्जिस्ट करेगा, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. यहां से स्टार्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट तो. लेकिन अगर बात बोल दे कि जो है स्टडी कंडीशन नहीं है या इनकम्प्रेसिबल नहीं है, तो उस इक्वेशन पे जाना. कौन सी वाली? जो मोस्ट जनरल इक्वेशन बताई थी, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ, ठीक है, रो यू, है ना, प्लस सो ऑन. ये वाली इक्वेशन पर आपको जाना पड़ेगा. ठीक है, अभी आगे चलते हैं, नोट करो. नेक्स्ट लिखो, इफ फाई एग्जिस्ट, इसी के अंदर दो कंडीशंस आती है हमेशा. एक तो आपने बताया कि फाई जो है
वो आपका लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो क्या होगा, और एक फाई बस एग्जिस्ट हो, मतलब है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, नोट करना। लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि फ्लूइड फ्लो कैसा है, पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट मींस द पॉसिबल फ्लूइड फ्लो कंडीशन। और अगर फाई एग्जिस्ट करता है दैट मींस द फ्लो इज इररोटेशनल। नोट करो, दिस मींस द फ्लो इज इररोटेशनल। अभी आएगा टॉपिक तब मैं इसको प्रूव करूंगा, अभी तो फिलहाल आप इसको लिख लो, है ना, इररोटेशनल। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगर फाई लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फ्लूइड फ्लो इज पॉसिबल। फाई एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है, अगर फाई एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि इररोटेशनल फ्लूइड कंडीशन वहां पर बनेगी, फ्लूइड फ्लो कंडीशन वहां पर बनेगी, इररोटेशनल कंडीशन वहां बनेगी, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इररोटेशनल? इररोटेशनल में हम ओमेगा निकालेंगे, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है ना। अब आप इसको डब्ल्यू मत समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। तो ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी एक्स में, एंगुलर वेलोसिटी वाई में, एंगुलर वेलोसिटी जेड में, सब जीरो होगी, है ना। इररोटेशनल का मतलब ये है, लास्ट क्लास में बताया था, जो फ्लूइड मास होता है वो रोटेशन में जाए तो उसको फ्लूइड रोटेशन नहीं कहते हैं। एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल अगर अपनी एक्सिस पर घूमता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रोटेशनल फ्लो कहते हैं, कि रोटेशनल फ्लो हो रहा है ना। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट करो स्ट्रीम फंक्शन, तो इसको प्रूव करूंगा अभी थोड़ी देर बाद में, है ना। अभी पहले स्ट्रीम फंक्शन और देख लेते हैं। नोट करो द स्ट्रीम फंक्शन। व्हाट इज द सिंबल फॉर स्ट्रीम फंक्शन? स्ट्रीम फंक्शन का सिंबल क्या है, साई, है ना। स्ट्रीम फंक्शन का सिंबल है साई। नोट करो द स्ट्रीम फंक्शन। और स्ट्रीम फंक्शन की खास बात क्या है, एक ऐसा फंक्शन बनाया गया जिसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की स्पीड देता है, वेलोसिटी देता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नोट करना, ये वाली डेफिनेशंस तो आपकी पोटेंशियल फंक्शन फाई की थी। अब हम जो डेफिनेशन देखेंगे वो साई की देखेंगे। नोट करो द स्ट्रीम फंक्शन साई is the function, scalar function is the scalar function such that the partial derivative of the function gives the velocity components in the perpendicular direction. अब देखो आपके पास में होता क्या है, ये जब इन्होंने फंक्शन डिफाइन किया ना, ये लोग भी जानते थे कि अगर आप x डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करोगे तो x के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, एक y और एक z। तो कौन सी वेलोसिटी देगा, दिक्कत आएगी आपको रीड करने में भी, है ना। तो ये सिर्फ 2D के लिए डिफाइन होता है कि जैसे xy प्लेन में फ्लो हो रहा है, अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप y की वेलोसिटी पा लोगे। अगर आपका मान लो दूसरे प्लेन में ही फ्लो हो रहा है तो दूसरा प्लेन ले लो कि x z प्लेन ले लिया, तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x की वेलोसिटी दे देगा। अगर y z प्लेन में फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं तो y में डिफरेंशिएट करोगे z वाली दे देगा, z में डिफरेंशिएट करोगे y वाली दे देगा। नोट करो डेफिनेशन है ये, है ना। तो वेलोसिटी ये उल्टी देगा, है ना। तो वेलोसिटी v जो है वो है बेसिकली आपका डेल साई बाय डेल x, ठीक है। नोट करो द वेलोसिटी v, जब आप x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, किसको, स्ट्रीम फंक्शन को, तो ये आपको y वाली वेलोसिटी देगा। और जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे यानी कि डेल साई बाय डेल y करोगे तो ये आपको वेलोसिटी u देगा, है ना। और एक तरफ आप माइनस साइन लगा लो। तो इसमें आपने देखा था तीनों टर्म्स में आपके माइनस साइन थे। दिस इज डिफाइंड फॉर 3D, ठीक है, दिस इज डिफाइंड फॉर 3D एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर 2D, है ना। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक चीज में बता रहा हूं आपको, वो एग्जाम के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर 2D। तो लॉजिक क्या था, वही जो मैंने आपको बोला है, वरना एम्बिग्यूटी आ जाती है ना यहाँ पे कि अगर x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं y की देगा या z की देगा, पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया कि आप 2D फ्लो के लिए इसको लगाएंगे। किसी प्लेन में यदि फ्लो हो रहा है तो आप देखोगे कि अगर आपने x में डिफरेंशिएट किया y वाली वेलोसिटी दे रहा है, y में डिफरेंशिएट किया आपको x वाली वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। नोट कर लो। इसके बाद में अगर यहाँ पर भी आप इसको देखें कि सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है ना, ये तो कार्टेशियन सिस्टम में है,
अगर आप सिलेंड्रिकल पोलर सिस्टम में यदि आप देखोगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इक्वेशंस क्या होती है, नोट करो। यू आर इज इक्वल टू 1/r डेल साई बाय डेल थीटा, है ना। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आर देगा, क्योंकि अभी भी आपकी कंडीशंस वही चल रही है। देखो मैं यहाँ एक और बार बना देता हूँ, इनको मीनिंग को भी ढंग से समझो। जैसे अगर आपके पास में एक कार्टेशियन प्लेन है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट लाइन है, ये आपकी वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा। x, y का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस देता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस देता है ना। ये तो आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, है ना। लेकिन अगर आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो आप इसकी डिस्टेंस निकालते हो यहाँ से, जो भी पॉइंट होगा कहीं पर भी किसी भी जगह पर, उसकी डिस्टेंस आप कहां से निकालोगे, ओरिजिन से। इसको तो r कह दिया, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में इसका एंगल कितना है, इसको आपने थीटा कह दिया, है ना। तो r और थीटा, तो बेसिकली r डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये तो vr हो गया, और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये v थीटा हो गया। बात समझ में आ गई। तो Vr और V थीटा या फिर Ur और U थीटा आपको निकालना है, तो ऐसे करेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट में देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या ये VB 90 डिग्री पर है, R और थीटा, ठीक है। तो अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन की के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको Vr मिल जाएगा, और अगर आप इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको V थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो नोट करो, Ur तो इतना हो गया, एंड U थीटा इज गिवन बाय माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल r। लिख लो जरा, माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल r। माइनस साइन यहां लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड बुक्स में लिखी होती है वो इसी तरीके से लिखी हुई है, एग्जैक्टली आप ऐसे ही कर लो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर अगर माइनस साइन कभी इधर उधर भी लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें कैसे लिखेंगे इन फंक्शंस को, इसके अलावा आप कार्टेशियन में कैसे लिखते हो, सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ठीक है। लिखने का तरीका है, ये डेफिनेशन से यहाँ से चीजें शुरू हुई है, अभी कंसेप्ट्स आएंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ शुरुआत है कि हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन को समझा कि अगर आप कोई ऐसा फंक्शन बना ले, स्केलर फंक्शन, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें, उसी डायरेक्शन की वो स्पीड दे दे, वेलोसिटी दे दे, तो इसका मतलब वो फंक्शन कौन है, वो आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली स्पीड दे, वेलोसिटी दे, तो वो कौन सा फंक्शन है, वो स्ट्रीम फंक्शन है ना। स्ट्रीम का मतलब जानते हो आप, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नदी के अंदर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये स्ट्रीम लाइंस भी कहलाती है। तो इन्हीं की डायरेक्शन में जो फंक्शन मिलेगा, जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। नोट करना जरा। अब बात आ रही है हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन, हेडिंग डालना। दो लाइंस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो है इक्विपोटेंशियल लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एंड द स्ट्रीम लाइन, है ना। दो इक्वेशंस हम यहाँ पर देखेंगे, एक तो है इक्विपोटेंशियल लाइन की और दूसरा है स्ट्रीम लाइन की। अभी जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मेरा एक ही टारगेट होगा, वो टारगेट ये है कि हमें इन दोनों लाइंस को, जो इक्विपोटेंशियल लाइंस होती है और जो स्ट्रीम लाइंस होती है यानी कि फ्लो लाइंस होती है, इनको हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, कि आपस में एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको मान लो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आपकी स्ट्रीम लाइंस है, दीज आर फॉर द स्ट्रीम लाइंस, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइंस है, और इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो ये लाइंस बनेगी, इनको क्या कहते हैं, इनको इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। तो जहां जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है, कैसे करती है, ऑर्थोगोनल करती है ना। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं। देखो मुझे बताना जरा, ऑर्थोगोनल तो यहाँ पर होगा ये, ठीक है, ऑर्थोगोनल यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये जो ऑर्थोगोनल है, इसमें मैथ्स में कौन सी इक्वेशन बनाते हो कि ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाए। इस लाइन का स्लोप निकाल देना, उसको m1 कह दो, इस लाइन का स्लोप निकाल देना, उसको m2 कह दो, और अगर m1 इंटू m2 -1 हो तो क्या लाइंस ऑर्थोगोनल होती, ठीक है। वैसे पूरा फॉर्मूला होता क्या है, कभी भी स्ट्रेट लाइन में यदि आपको दो एंगल्स लाइंस के बीच का एंगल चाहिए तो कैसे निकलता है बताना। एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला पता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, सबको पता है ना। तो अगर पैरेलल है तो थीटा 0 है, थीटा 0 होने पर m1 m2 बराबर होते हैं, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसको इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब ये 0 होना पड़ेगा, यानी कि m1 m2 -1 के बराबर है। हो सकता है कभी काम आ जाए इधर उधर, है ना। तो इन सब चीजों को भी लिखना। तो हम स्ट्रीम लाइन और जो इक्विपोटेंशियल लाइन है उनको हम ऑर्थोगोनल प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक के मैं आपको समझ दे रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्शन का पता लगे कि हम
किस तरफ चलते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, एक एक स्टेप जो मैं लिखूंगा वो कैसे आ रही है। इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या है, नाम से पता चला होगा। इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वो लाइंस जहां पर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल देखें तो वो सेम है, हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम है तो वो इक्वी पोटेंशियल लाइन कहलाती है। ठीक है, मुझे बताना जरा इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब ये होगा क्या। अगर मैं इक्वी पोटेंशियल लिखता हूं तो इक्वी पोटेंशियल, पोटेंशियल को मैंने कहा था फाई, इक्वी पोटेंशियल यानी कि दो पॉइंट्स का अगर आप फाई का डिफरेंस करेंगे तो वो जीरो आएगा क्या, फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि डी फाई बराबर 0 होगा क्या। और डी फाई को लिखते कैसे, देखो इन दोनों लाइंस को मैं परपेंडिकुलर प्रूव करने वाला हूं, ये 2D में लगता है तो इसको भी मैं 2D में ही लगाऊंगा बस अभी, है ना, 2D तक की डेफिनेशन लेंगे, यानी कि हमारा फ्लो सिर्फ XY प्लेन में हो रहा है मान लो। ठीक है, तो XY प्लेन में अगर फ्लो होगा तो ये लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगी, उसको प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन निकालना चाह रहा हूं कि dy by dx कितना होगा। स्लोप किसको कहते हैं, व्हाट इज स्लोप, मैथ्स के अंदर स्लोप कहलाता है dy by dx वाली टर्म, है ना। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं dy by dx वाली टर्म इसके लिए निकालूं, फिर मैं dy by dx वाली टर्म इसके लिए निकालूं और दोनों को मल्टीप्लाई करूं, रिजल्ट माइनस बना दे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो डी फाई इज इक्वल टू 0 नाम से पकड़ा होगा, पोटेंशियल का मतलब है फाई और इक्वी पोटेंशियल का मतलब है सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल मतलब फाई 1 माइनस फाई 2 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो डी फाई इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब मैथ्स कैसे ओपन करती है इसको बताना जरा, कल भी किया था हमने, कल भी हमने किया था जब एक्सेलरेशन, या मैंने एक आपको लिखवाया था कि डिफरेंशिएट जब करते हैं, आपने जो कंटिन्यूटी इक्वेशन डिराइव करी थी उसमें भी हमने x डायरेक्शन में नेट गेन, y डायरेक्शन का नेट गेन, z डायरेक्शन का नेट गेन, तो आपने टर्म्स को ऐड ऑन किया था, है ना। तो डी फाई कैसे लिखोगे बताओ, डी फाई को लिख सकते हो डेल फाई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx, ये तो पहली टर्म आ गई x में चेंज के कारण, प्लस डेल फाई बाय डेल y मल्टीप्लाइड बाय dy इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रहा है, जो टोटल चेंज है डी फाई, कैसे देखो ना, हर एक टर्म डेल फाई बना रही है, देखो dx से dx गया, dy से dy गया, ये चेंज आया x की वजह से, ये चेंज आया y की वजह से। अगर नंबर्स में सोचें तो 100 पार्टिकल आए थे, 80 निकल रहे हैं x में, यानी कि 20 रह गए। यहाँ पर आपके पास में मान लो 80 आए थे और 90 निकल गए, तो इसका मतलब 10 चले गए, तो नेट जो आया वो कितना आया, प्लस 10 आया। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन वाइज कर सकते हैं, मैथ्स ये कहती है। चलो अब डेल फाई बाय डेल एक्स लिखवा सकते हो क्या, व्हाट इज डेल फाई बाय डेल एक्स, माइनस यू, तो दिस इज माइनस यू dx एंड दिस इज माइनस v dy, दिस इज इक्वल टू 0। हमें किससे मतलब है, कौन सी वाली टर्म से मतलब है, dy by dx, मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूं, है ना। तो इधर से dy by dx को उठा लो आप कि dy by dx कितना हुआ, व्हाट इज dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू माइनस u डिवाइडेड बाय v, देखना जरा सही लिखा है क्या, माइनस u डिवाइड बाय v। डेरिवेशन से बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती है, आपको ये पता लगता है, आपसे कोई पूछे कि इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप कितना होता है तो आपको पहले ही पता है माइनस यू डिवाइड बाय वी होता है। हर एक चीज का आंसर डेरिवेशन में छुपा होता है, चाहे वो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो, अगर फैक्ट नहीं है तो डेरिवेशन में आंसर है, और कई सारे फैक्ट डेरिवेशन से भी दिखते हैं, जैसे कुछ अजम्पशंस होते हैं, है ना, जो आप अप्लाई करते हो तो आपको डेरिवेशन में ही उनके आंसर्स मिलते हैं। तो डेरिवेशन करना बार बार शुरू कर दो, आप प्रैक्टिस करो, फिर क्वेश्चन उठाओ, फिर क्वेश्चन को करने में मजा आएगा। तो पहली टर्म हमारी आ चुकी है, दैट इज dy by dx। ये dy by dx किसका स्लोप है, ये है इक्विपोटेंशियल लाइन का स्लोप, लिख लेना, दिस इज द स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ द इक्विपोटेंशियल लाइन। ये लिखे होगा आप लोगों ने, tan थीटा वाला फॉर्मूला, हटा दूं मैं इसको, तो dy by dx, ठीक है, dy by dx इज इक्वल टू इतना। चलो अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, यानी कि हम लोग स्ट्रीम लाइन वाला फंक्शन देखेंगे। तो अगर कोई भी, अगर आपका अगर सेम स्ट्रीम लाइन पे पॉइंट्स होंगे, जैसे ये पॉइंट सेम स्ट्रीम लाइन पर है तो इनका स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सेम होगी, है ना। इसका मतलब साई 1 और साई 2 बराबर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रीम लाइन पर है, तो इसका मतलब है साई कांस्टेंट है। देखो नोट करो, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन होती है साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन। चलो अब यहाँ पर इसमें इसका मतलब भी क्या होगा, डी साई इज इक्वल टू 0। अब डी साई को लिखवा सकते हो क्या वापस, डेल साई बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स प्लस डेल साई बाय डेल वाई मल्टीप्लाइड बाय डी वाई इज इक्वल टू 0। व्हाट इज डेल साई बाय डेल एक्स, डेल साई बाय डेल एक्स इज v, so this is v dx and what is this,
माइनस यू डी वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज v डिवाइडेड बाय u। चेक करो जरा v डिवाइड बाय u आया क्या। तो dy बाई डी एक्स आपका आया था यहां पर माइनस यू डिवाइड बाई वी इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए, और स्ट्रीम लाइन के लिए कितना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v डिवाइड बाई u। एक और क्वेश्चन यहां पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस कितना है, देखो क्या है, देखो ध्यान दो, ये कई बार आया एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तो आप इसको कैसे रीड कर सकते हो, dx को मैं उधर ले जाऊं तो वो dx डिवाइड बाई u हो जाएगा, और v को मैं इधर ले आऊं, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा होता है dx डिवाइड बाई u इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय v। ये इक्वेशन है किसकी, स्ट्रीम लाइन की। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, dx डिवाइड बाई u इज इक्वल टू dy डिवाइड बाई v। ब्लैंक अगर याद करने जाओगे ना, नहीं याद होंगी ये चीजें, ठीक है। बेटर ये है डेरिवेशंस बार बार करो, तब याद रहेगा, ठीक है। चलो, और आपको स्लोप तो नजर आई गए होंगे m1 और m2। इस वाले स्लोप को यदि m1 कहते हैं, ठीक है, ये m1 है। यहां पर मैंने डायग्राम में पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल लाइन थी उनकी स्लोप को मैंने m1 बताया था, ठीक है। लिख दो जरा इसके सामने, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल लाइन की स्लोप को मैंने m1 कहा था। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ रहा है क्या, देखना जरा, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। पहला m1 था माइनस यू डिवाइड बाई वी, माइनस यू डिवाइड बाई वी। दूसरा था v डिवाइड बाई यू, रिजल्ट आ गया -1। तो प्रूव हो गया क्या, ठीक है। देखो दो वर्ड आते हैं मैथ्स के अंदर, एक तो बोलते हैं परपेंडिकुलर, दूसरा ऑर्थोगोनल। वैसे तो सिमिलर वर्ड है, सेम वर्ड है, लेकिन जनरली स्ट्रेट लाइंस के लिए, है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए वर्ड यूज करते हैं परपेंडिकुलर। और अगर आप बात करें कोई कर्व है, क्योंकि स्ट्रीम लाइंस तो आपकी कर्व भी हो सकती है ना, तो आपकी लाइंस कुछ ऐसे ही बन सकती है। तो अगर कर्व लाइन एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करें तो ये ऑर्थोगोनल इज ए बेटर वर्ड, है ना, ऑर्थोगोनल इज ए बेटर वर्ड, ठीक है। आगे चलें, मान लो मिल जाए कभी ऑप्शन में, दोनों ही मिल जाए, ऑर्थोगोनल भी दे रखा है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है, बेटर ऑप्शन इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। आगे चलें, नोट करो। तो सोइल में हमको इसको प्रूव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार स्टेटमेंट आएंगे, फ्लो नेट आएगा, इनसे मिलकर के फ्लो नेट बना होता है, ठीक है। तो फ्लो नेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ कर्व, द फर्स्ट सेट ऑफ कर्व इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल लाइन एंड द अदर वन इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन, है ना। तो इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। एफएम के अंदर ही हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं, सोइल में तो पढ़ते भी नहीं है इनकी डेफिनेशंस वगैरह, है ना। तो यहीं पर इसको प्रूव करते हैं। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, ऑर्थोगोनल होती है, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। सॉइल में कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो आप, ठीक है। जैसे ये अगर मान लो डैम के नीचे जो सॉइल है, डैम कंक्रीट का बना हुआ है, तो कंक्रीट में से तो सीपेज होगा नहीं, कहाँ से सीपेज होगा, यहाँ से नीचे से। मान लो यहाँ पर जो सॉइल है वो परमेबल सॉइल है, तो यहाँ से जब सीपेज होता है तो सीपेज की कोरोस्पॉन्डिंग जो लाइंस होती है वो लाइंस तो कौन सी, क्या फ्लो इस डायरेक्शन में होगा क्या, क्योंकि हाई हेड इधर है और यहाँ पर हेड कैसा है, यहाँ पर लो हेड है, हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ फ्लो होता है। इसके बाद में इनके ऐसे परपेंडिकुलर आप ये बनाते हो, पूरा जाल की तरह दिखता है, इसको क्या कहते हैं, इसको फ्लो नेट कहते हैं। तो फ्लो नेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट ऑफ कर्व, द फर्स्ट सेट ऑफ कर्व इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन, दिस वन इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल लाइन। बाकी चीजें हम सॉइल में देखेंगे, ठीक है, वहां बस इस बात को प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इक्वेशंस हम एफएम में ही देखते हैं, ठीक है। आगे चलें, चलो बनाना है तो बना लो, सॉइल के अंदर सीपेज, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लिया था आपने ऑर्थोगोनल वाला, अब हेडिंग डाल सकते हो आप, द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। हटा दूंगा इनको, लिखिए सारा। The relation between the stream function and the velocity potential function, और जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं CR इक्वेशन, कॉची रेमन इक्वेशन कहते हैं उसको, है ना। तो नोट करो, कॉची रेमन इक्वेशन, CR इक्वेशन ये कहलाता है, ठीक है। कॉची रेमन इक्वेशन ये कहलाता है। और रिलेशन किसके बीच में, मैंने डेफिनेशन हटा दी है, वैसे आपको दिख रही होगी यहाँ पे डेरिवेशन। डेफिनेशन क्या थी इसकी, कि अगर आप V लेते हो,
तो डिफरेंशिएट करते हो किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक है, तो डेल साई बाय डेल एक्स यहाँ पे था। इसके अलावा अगर आप u लेते हैं तो माइनस साइन के साथ में डेल साई बाय डेल वाई, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पर अगर आप इनको इक्वेट करें तो इक्वेशन आपको नजर आ रही होगी, ये दोनों एक दूसरे से इक्वेट हो जाएंगे क्योंकि ये भी u है ये भी u है, ठीक है। तो आप जब इक्वेट करेंगे तो आपको ये मिल रहा है कि डेल फाइव बाय डेल एक्स जो है वो किसके बराबर है, वो है डेल साई बाय डेल वाई के बराबर, और डेल फाइव बाय डेल वाई किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स। लिख लो जरा इक्वेशन को ऐसे, ये जो इक्वेशन है दीज आर कॉल्ड द कॉची-रीमैन इक्वेशन, CR इक्वेशन शॉर्ट में इनको कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द CR इक्वेशन, कॉची-रीमैन इक्वेशन। छोटी छोटी बातें लिखना जरा, द स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, जो स्ट्रीम लाइन्स होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मुझे बताना जरा, स्ट्रीम लाइन पर किसी भी जगह पर कोई पॉइंट ले लेंगे तो उनका स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू सेम होती है क्या, अब ये भी देखा था आपने, है ना, यहाँ पर सब जगह साई 1 होगा, यहाँ क्या होगा, इस जगह पर साई 2 होगा, यहाँ साई 2 होगा, यहाँ साई 2 होगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ध्यान देना, स्ट्रीम लाइन कभी भी इधर से इधर नहीं जाएगी या इधर से इधर नहीं जाएगी, तो ये एक तरीके का पूरा एक चैनल बन गया कि जैसे पाइप में होता है, चैनल बन गया क्या है। तो यहाँ पर इनको डिफाइन इस तरीके से किया गया है, डेफिनेशन इस तरीके से है कि यहाँ पर कभी भी आपको डिस्चार्ज निकालना हो, ठीक है, डिस्चार्ज निकालना हो तो वो डिस्चार्ज किसके बराबर होता है हमेशा, कि कितना फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम लाइंस की डिफरेंस के बराबर होता है ना। तो साई 2 माइनस साई 1 या साई 1 माइनस साई 2 आप कर दो, है ना, मोड लगा दो, क्योंकि डिस्चार्ज इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्चार्ज हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो एक चैनल की तरह हो गया है, इसको फ्लो चैनल भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द फ्लो चैनल। सॉइल के अंदर हम पढ़ते हैं फ्लो चैनल ये कहलाता है। स्ट्रीम लाइन, इधर बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस होगी, बीच में और भी है ना, मैंने बाउंड्रीज बताई, अलग अलग स्ट्रीम लाइंस बताई, इनके बीच में बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस और हो सकती है। तो जैसे किसी पाइप में फ्लो होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये चलेगा। तो कितना डिस्चार्ज होता है, साई 1 माइनस साई 2 के बराबर, है ना, बार बार मैं 5 बोल रहा हूँ, ठीक है, साई 1 माइनस साई 2, है ना, ध्यान रखना। उसके साथ नहीं है ये रिलेशन, है ना, अगर आप सोचो कि 5 1 माइनस 5 2 कर दें और हमको डिस्चार्ज मिल जाए तो गलत है ना। इनको बनाया इस तरीके से गया है कि जब आप डिफरेंस करते हो दो स्ट्रीम लाइंस के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, वो आपको डिस्चार्ज देता है, ठीक है, तो नोट कर दो। द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस gives the discharge,